हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बायोलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इफ इन केस अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी लिंक आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे। ऑलराइट। सो यस, बिना किसी देर के हम बिल्कुल अपने टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है। हम न्यूक्लियस के बारे में चलेंगे क्योंकि अभी हम ये पूरी सीरीज सेल वाली ही कर रहे हैं, तो हमने मोस्टली चीजें कवर कर रखी हैं। कुछ कुछ चीजें बाकी हैं जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। सो न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या है? देखिए, सेल है। ठीक है। ये सेल है। हम सभी को पता है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस जो होता है इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन लगी हुई है, इट मींस कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हमेशा मिलती है यूकैरियोटिक सेल में। राइट। ये कहाँ मिलती है? यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। एक मिनट दीजिएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और ये किस में मिलेगी? आपको यूकैरियोटिक सेल में आपको दिखाई देगी न्यूक्लियस। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ पे? अब द न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। बता दिया मैंने कि जितना भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है वो सब यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, तो न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड है। दैट मीन्स कि ये यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है क्योंकि यहाँ से ही सारी एक्टिविटीज, खासतौर से जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। राइट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब बात आती है कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया और जो इसने डिस्क्राइब किया उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने इसे पहली बार डिस्कवर किया 1831 में। और इन्होंने देखा कि एक थ्रेड जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो कि जब आप उसे बेसिक डाई से स्टेन करेंगे तो वो स्टेन ले लेता है। ठीक है। और उसका नाम रखा क्रोमैटिन। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको फाइबर्स दिखाई देंगे ये क्या है? ये क्रोमैटिन के फाइबर्स हैं। ठीक है। हम बहुत डिटेल में अभी करेंगे क्या है ये क्रोमैटिन है। क्लियर है? थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन का ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने इन्हें इसे डिस्कवर किया था। ठीक है। और जो क्रोमैटिन को देखा था वो किसने देखा था? वॉल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा था? वॉल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। इन जब सेल डिवाइड करता है ना, एक सेल से दो सेल बनता है, तो सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म ही डिवाइड नहीं होता है, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। ठीक है। उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। अब एक टाइम आता है सेल का, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं होता, तो वो जो फेज होता है ना वो फेज कहलाता है इंटरफेज। वो फेज कहलाता है इंटरफेज। सो इंटरफेज के टाइम पे जो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो कहलाता है इंटरफेज न्यूक्लियस। क्लियर है? ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियस? इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ठीक है। कैसे होता है वो हम देखते हैं अभी। ये देखो, यहीं पे आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे इसमें। ये जब हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है। इस सेल में हमारा ये क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि क्या है? कंट्रोल सेंटर है। जो कि कंट्रोल सेंटर है। ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या है? लिक्विड है। और वो लिक्विड कलर, एक मिनट दीजिएगा, कलर चेंज करती हूँ। ये लिक्विड है।
ठीक है। और इसी के ऊपर एक न्यूक्लियर एनवेलप लगा होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला क्या है? ये है न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि ये क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। इसी में यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस होता है, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इसी के अंदर एक फाइबर भी होता है जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे करके ना फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ऑलराइट, क्लियर है? यहाँ पे ये फाइबर क्या है? ये है क्रोमैटिन। ये तीनों चीजें समझ में आ गई? ये तीनों चीजें क्या है? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है ग्रीन कलर की, ये है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर एनवेलप को समझते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? ये न्यूक्लियस के ऊपर सराउंड करता है और सेपरेट करता है न्यूक्लियर कंटेंट को साइटोप्लाज्म से। ठीक है, इस क्या करता है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है उससे न्यूक्लियर कंटेंट को क्या कर रहा है? अलग कर दे रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं इस न्यूक्लियर एनवेलप में। न्यूक्लियर एनवेलप में एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये जो पूरा पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप का पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप है। अब इसमें दो चीज होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो आपको ये वाली पार्ट दिखाई दे रही है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो अंदर वाली पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे करके समझ लो, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों के बीच में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का। ठीक है, ये स्पेस क्या है? ये स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कौन सा स्पेस है? पेरी न्यूक्लियर। ये वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब पेरीन्यूक्लियर स्पेस का जो विड्थ होता है, जो इसकी चौड़ाई है, वो क्या है? 10 to 50 nm। ठीक है, 10 to 50 nm है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर बनाती है। इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, और इसी के ऊपर क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स अटैच होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। क्लियर है यहाँ पे? ये क्या है? ये राइबोसोम है, जो ऐसे करके दिखाई दे रहा है गोल गोल सा। ठीक है, ये गोल गोल सा क्या है? राइबोसोम है। और ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये जो आउटर में जो हमारा ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, इसमें क्या है कि बीच बीच में स्पेस है। ये देखिए, आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी है। स्पेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या है?
ये सॉरी, ये जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, सॉरी न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप की तो हम बात ही कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स हैं ये है न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अब ये पोर्स फॉर्म कैसे होते हैं? ये फ्यूजन होता है इनर और आउटर मेम्ब्रेन का। क्लियर है? ये फ्यूजन हो जाएगा इनर और आउटर मेम्ब्रेन का, और उसी की वजह से ये न्यूक्लियर पोर्स फॉर्म होते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत क्लियर आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये वाला पार्ट छेद आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और ये इनर वाली जो लेयर है, अंदर वाली, ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। बीच में क्या आ रहा है? ये बीच वाला जो एरिया बचा हुआ है ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है? अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, आप देखिए इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है इस पे। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। ओके, अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये कौन सा स्पेस है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो धागे जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये क्रोमैटिन है, ये है क्रोमैटिन। क्लियर है? ये है क्रोमैटिन। और ये गोल गोल सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है हिस्टोन। ये क्या है? हिस्टोन है, ठीक है। उसी के ऊपर ये क्रोमैटिन के धागे क्या है? लिपटे हुए हैं। और जो ये लिपटे हुए हैं ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं आपको दिखाई देगी, इसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फंक्शन होता है न्यूक्लियर पोर का, ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करते हैं। ये अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में, प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बोथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही कोई चीज अंदर या बाहर आ जा सकती है। देखो, ये जो है ये है हमारा आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल कहां से आएगा? इसी न्यूक्लियर पोर के अंदर से अंदर या बाहर आएगा और जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रोटीन, प्रोटीन भी इन्हीं मॉलिक्यूल से अंदर आएंगे और बाहर की तरफ जाएंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हमने देखा भाई कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो मैट्रिक्स, और इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, ये येलो येलो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये लिक्विड है येलो येलो, ये येलो येलो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। डर्टी फेलो नहीं है भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, कंप्लीट जेली जैसा ही आप कह सकते हो। सेमी फ्लूइड होता है, ना ये सॉलिड होता है ना ये लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है। इसके अंदर देखो हमारा क्या क्या पाया गया, एक तो क्रोमैटिन मिला, ठीक है। दूसरा हमारा क्या मिला? न्यूक्लियोलस मिला, न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। इसके अंदर आपको बहुत तरीके के एंजाइम्स भी दिखाई देंगे, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी होगा, और बहुत तरीके के प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है, न्यूक्लियोलस है, एंजाइम्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है और बहुत तरीके के प्रोटीन्स है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ये एक तरीके का मीडियम है, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। और कैसा रिएक्शन होता है, इसी में होता है डीएनए रेप्लिकेशन और इसी में होता है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब यहीं पे होता है। ठीक है, इसी न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, इसी लिक्विड के अंदर। अब क्रोमैटिन क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया, जो ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे फाइबर्स में रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स है ये। ठीक है, अब क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं भाई, ये एक तो होता है डीएनए और इसमें होता है प्रोटीन प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है, मेनली हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये एक लंबे धागे जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइबर एक तरीके से आप कह सकते हैं। और ये दिखाई देगा आपको किस फेज में, इंटरफेज में। ये आपको कब दिखाई देगा, इंटरफेज में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, जब सेल डिवीजन होना शुरू होता है, यानी कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टाइम, ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या करेंगे, ये ऐसे कंडेंस हो जाते हैं और घने हो जाएंगे। पहले तो ऐसे थे, ठीक है, पहले ऐसे ऐसे थे, दूर दूर थे। अभी ये क्या करेंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और क्वाइल्ड होना शुरू हो जाएंगे, क्वाइल्ड हो जाएंगे, क्वाइल्ड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, ये क्रोमोसोम्स बना लेंगे। ठीक है, ये क्या कर लेंगे, क्रोमोसोम्स बना लेंगे। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ये जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जीन्स होता है। इस क्रोमैटिन फाइबर्स में क्या होगा, जीन्स होगा। ठीक है, अब जीन्स क्या करते हैं, जीन्स के अंदर भाई हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी अगली पीढ़ी के पास क्या जाएगा और सेल को किस तरीके से कंट्रोल करना है, यानी कि पूरा सेलुलर फंक्शन किस तरीके से कंट्रोल होगा, वो भी इंफॉर्मेशन होती है ना। तो सब कुछ इस जीन के अंदर होता है। यहां तक समझ में आया, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज डीएनए प्लस प्रोटीन, मेनली हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, नाउ ये देखिए, ये डीएनए, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, डेंस होना शुरू हो जाएगा, ये डेंस होना शुरू हो जाएगा, इन्हीं पे हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस यही डेंस स्ट्रक्चर है, यही स्फेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना भाई, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस है। ये पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये है न्यूक्लियोलस। तो इसके चारों तरफ ना आप कोई मेम्ब्रेन नहीं देखोगे। यहाँ पे देखो, आप कोई मेम्ब्रेन देख रहे हो क्या, यहाँ पे आप कोई मेम्ब्रेन नहीं देखोगे। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, सराउंडेड नहीं होता मेम्ब्रेन से। और इसका जो कंटेंट होता है, इट्स कंटेंट इज कंटिन्यूअस विद द सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि इसका कंटेंट जो है वो अलग नहीं होता, साथ ही साथ रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन हो जाएगी तो अलग हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मेम्ब्रेन होती नहीं है तो अलग नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन। आरआरएनए क्या है भाई, राइबोसोमल आरएनए। क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्लियर है। अब एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोलस क्या है भाई, कि सेल दैट एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन, उनके पास लार्ज न्यूक्लियोलाई होगा और बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा सेल जिसको प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करनी होती है, उनके पास लार्ज न्यूक्लियोलाई होता है, ज्यादा नंबर में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि राइबोसोम रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइबोसोम की जरूरत होती है, बिना राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी, सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई हो सकते हैं, जैसे कि फंगल सेल में आपको देखने को मिलेगा।
फंगस के जो सेल होते हैं उनमें आप देखो तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। स्केलेटन मसल फाइबर्स में भी मल्टी न्यूक्लियाई होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, क्लियर है। और ऐसे भी सेल हैं भाई जिनमें सेल जो होगा विदाउट न्यूक्लियस होगा, जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब, वेस्कुलर प्लांट का सीव ट्यूब, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। Even though these cells lack a nucleus at maturity, they are still considered as living cell because they perform metabolic activities with the help of other cellular component। भाई न्यूक्लियस नहीं हुआ तो क्या हो गया, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके थ्रू होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Inside the nucleus, genetic material exists mainly in the form of chromatin। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में है, लूजली पैक्ड है, ठीक है। और ये क्रोमैटिन आगे चल के बहुत डेंस होना शुरू हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। देखो ये सेल है ना और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं पहले ऐसे ऐसे रहते हैं, बाद में ये क्या होंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। जब कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, कब होते हैं ये, जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, ठीक है। इंटरफेज में ये ऐसे ही रहते हैं, मस्त एकदम लूज, ठीक है। यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। सो क्रोमैटिन आपको तब दिखाई देगा जब ये लूजली पैक्ड होगा, यानी कि ये टाइटली नहीं होता है, ये लूज रहता है जब इंटरफेस का न्यूक्लियस होगा, यानी कि सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा होगा तब, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग डिवीजन ये क्या करना शुरू कर देते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। अब क्रोमैटिन में होता क्या है, एक तो डीएनए होता है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए है, एक तो डीएनए है, ऊपर से ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं और आरएनए भी होता है। तो जो डीएनए होता है ना, आप देखिए डीएनए ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ना लपेटे रहता है, ठीक है। ऐसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ये लपेटे रहेगा और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। वाइट लेना पड़ेगा तब चलेगा इस पे, 1 मिनट दीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है न्यूक्लियोसोम किसमें, डीएनए पैकेजिंग में, डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है। अच्छा लेंथ क्या हो सकती है डीएनए की, भाई डीएनए की जो लेंथ होती है ना वो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है ह्यूमन सेल में, ठीक है। और ये इतना टाइटली पैक्ड होता है कि आप पूछो मत, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम होंगे 23 पेयर्स के, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो डीएनए कितना हुआ, डीएनए है 2 मीटर लंबा, ठीक है। और ये लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल ये टाइटली पैक्ड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ये इतना पैक हो जाएगा, इतना पैक हो जाएगा, इस तरीके से ये कंडेंस हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स विच मीन्स 23 पेयर, क्लियर है यहाँ पे, ओके। हम क्रोमोसोम की बात बहुत कर रहे हैं, अब हम देख लेते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। देखो क्रोमोसोम जो होता है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, मैंने बताया कि ये बहुत टाइटली पैक हो जाएंगे और पैक होके एक थिक विजिबल स्ट्रक्चर बना देंगे जो बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा, वो होता है क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हर क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स में क्या होता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम को हम नॉर्मली कहते हैं व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी,
क्लियर है यहाँ पे? अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा होता है कि इसमें क्रोमैटिड्स होते हैं। ये क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब आप देखिए कि क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, अदरवाइज ये क्या है? क्रोमैटिड है। इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड होती है इन दोनों के अंदर, क्योंकि सिस्टर है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी? सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, ठीक है। इनके बीच का जो पार्ट होता है ना, ये जो बीच का पार्ट है ये कहलाता है सेंट्रोमियर। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। पहले जब क्रोमोसोम की थ्रेड आ रही है तो यहाँ पे दब गई, ऐसे करके, ऐसे आ रही है सीधी सीधी और यहाँ पे दब गई, फिर ऐसे करके गई, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रोमियर है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सेंट्रोमियर हो गया। अब सेंट्रोमियर में क्या होता है, इसका काम क्या होता है? बेसिकली सेंट्रोमियर का जो काम होगा वो ये होगा कि भैया दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करना है? जोड़ के रखना है, ठीक है। ये क्या करेगा? दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को देखो यहाँ पे जोड़ के रखता है, और ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प करेगा सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब बात करते हैं काइनेटोकोर की। काइनेटोकोर क्या होता है? ये डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे होता है। अब यहाँ पे देखो, ये सेंट्रोमियर था ना, यहाँ पे काइनेटोकोर है दोनों साइड। जब सेल डिवीजन होगा ना तो ये काइनेटोकोर इनको, इसको इस तरफ लेके खींचेगा, इसको इस तरफ लेके खींचेगा, और ये दोनों सेल जो हैं, जो क्रोमोसोम्स है, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। और खींचेगा कैसे भाई? ये काइनेटोकोर ना स्पिंडल फाइबर से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। किससे अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर से, ठीक है। यहाँ पे भी ये स्पिंडल फाइबर है, यहाँ से अटैच हो जाएगा और ये इसको ऑपोजिट पोल की तरफ खींच के लेके जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल शो यू। ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा ये है, ये सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के ही पास यहाँ पे काइनेटोकोर लगा हुआ है, ठीक है। अब काइनेटोकोर लगा हुआ है तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे देखो, ये स्पिंडल फाइबर, जब सेल डिवीजन होगा ना तो ये स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। अब एक पोल ये है, एक पोल ये है, इसको ये इधर की तरफ खींचेगा, इसको ये इधर की तरफ खींचेगा, और ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन। सेंट्रोमियर क्या था? सेंट्रोमियर ये बीच वाला पार्ट था। सेंट्रोमियर क्या था? ये बीच वाला पार्ट था, ठीक है। अब इस बीच वाले पार्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो एक होता है मेटासेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक जो होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा, आप यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर है, ठीक है। एक क्रोमैटिड, दूसरी क्रोमैटिड, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इन दोनों के बीच में एकदम मिडिल में सेंट्रोमियर होगा, और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। यानी पहली बार जब देखो, ये जो थ्रेड है ना, ये पहली बार यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, फिर जाके ऐसे बनाई, ठीक है। पहली बार यहीं पे मुड़ी ना, यहीं पे तो मुड़ी, ये सीधी थ्रेड थी, और ये यहाँ पे जब मुड़ गई, फिर इसने फिर यहाँ पे ऐसे करके बनाया, तो ये क्या हो गया? ये पहली हो गई, पहली कॉन्स्ट्रिक्शन है, यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। क्लियर है? अब ये सेंट्रोमियर यहाँ पे इस तरीके से है कि ये वाला हैंड और ये वाला हैंड दोनों इक्वल लेंथ है, दो इक्वल आर्म्स फॉर्म हो रहे हैं।
इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है इक्वल है, इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या है, इक्वल है, यानी दोनों की लंबाई एक दूसरे के इक्वल है, बीच में है, एकदम सेंटर में। ठीक है, इसलिए ये जब शेप इसका दिखाई देगा इस क्रोमोसोम का, तो ये वी शेप का दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? वी शेप का। ऑलराइट, फिर दोबारा एक बार ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है ना यहाँ पे, तो एक छोटा सा एरिया और निकलता है जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। ये है सैटेलाइट। दोबारा यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी यहाँ थी, सेकेंडरी यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन हम सेंट्रोमियर के बेसिस पे देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब ये सेंट्रोमियर बीच में है, दोनों आर्म्स की लंबाई जो है वो इक्वल है, तो ये मेटासेंट्रिक है। ठीक है, अब बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की। सब मेटासेंट्रिक में ना ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि एक आर्म जो है वो बहुत लंबा है, एक आर्म क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, और एक आर्म जो है वो क्या है, शॉर्ट है। देखो ये वाला आर्म शॉर्ट है और ये वाला आर्म क्या है, लॉन्ग है ना। तो एक आर्म शॉर्ट है, एक आर्म जो है वो लॉन्ग है। तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, ये एल शेप दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मींस बीच में, सब मेटासेंट्रिक की एक लंबा एक छोटा हो गया हाथ। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक जो होगा वो बिल्कुल एंड में, यहाँ बिल्कुल एंड के पास होगा। ये क्या है, एंड के बिल्कुल पास है। तो इससे क्या होगा, एक आर्म बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखो ये बहुत लंबा है, लेकिन ये वाला बहुत छोटा है। क्लियर है, ये वाला बहुत छोटा है। यहाँ पे सेंट्रोमियर इस तरीके से बना है कि एक आर्म बहुत लंबा है, एक आर्म बहुत छोटा है। ओके, अब टीलोसेंट्रिक देखते हैं। टीलोसेंट्रिक कहता है कि जो सेंट्रोमियर है वो कुछ इस तरीके से है, नॉर्मली तो यहाँ बीच में रहता है, यहाँ पे देखो ये बीच में है। ठीक है, फिर भी ये छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये बिल्कुल एंड में होगा, बिल्कुल एंड में होगा। तो आपके इन इमेजेस में नहीं दिया हुआ है टीलोसेंट्रिक, ये भी जो दिया हुआ है ना, ये टीलोसेंट्रिक नहीं है, ये एक्रोसेंट्रिक ही है भाई। ये वाला भी एक्रोसेंट्रिक है, ये वाला भी एक्रोसेंट्रिक है। ये है मेटासेंट्रिक, ठीक है, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, और ये भी एक्रोसेंट्रिक है, टीलो नहीं है। टीलो वाला जो बनेगा ना, टेलोसेंट्रिक, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि एक ही आर्म जो है वो विजिबल है। ये आई शेप का है। कौन सा शेप है, आई शेप। क्लियर है, अगर ये हटा भी देती हो तो भी कौन सा शेप है भाई, ये आई शेप है। क्लियर है यहाँ पे। सो न्यूक्लियस के बारे में जो कुछ भी मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया है। आपके एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। बाय।